नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ये दृष्टि आईएएस के ज्योग्राफी का एमसीक्यू का सेकंड वीडियो है। दृष्टि आईएएस की बुक आती है ज्योग्राफी की, उसके पीछे का हम लोग एमसीक्यू करते हैं। ये दूसरा वीडियो है और अलग से इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज हम लोग इसमें 70 से 80 के करीब में एमसीक्यू करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। बीपीएससी सहित कोई भी एग्जाम दोगे, यूपी पीसीएस का दो, किसी भी स्टेट पीसीएस का दोगे, उसमें आपको ये काम आएगा। ओके। और टेस्ट आज ख़त्म हो गया इम्तिहान पब्लिकेशन का, उसके टेस्ट सीरीज़ का पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कल से हम लोग एडिटेरिया का जो नया आया वॉल्यूम 3 टेस्ट सीरीज उसको शुरू कर लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है ये अफवाह तंत्र, इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद जलवायु से जुड़े हुए आएंगे, इसी तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे। तीस्ता नदी के बारे में बताना है, सही कथन। पहला है कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, तो पहला ही गलत हो गया, 2 ऑप्शन हटा दो इसमें से। अगला है कि रंगीत नदी उत्पत्ति सिक्किम में होती है, यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। अगला दिया हुआ है कि तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, तो इसका तीसरा स्टेटमेंट भी काट दीजिए। ये तो दूसरी नदी का जो सहायक नदी बन जाती है, ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2 सही है। अगर आप तीसरे को केवल एलिमिनेट कर लेते तो 3 ऑप्शन कट जाता आपका, है ना। आईएएस का क्वेश्चन इसी तरह का होता है यूपीएससी का। चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग न्यूनतम दूरी से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम निम्नलिखित रूप से कौन सा है। तो चेन्नई से कोलकाता सबसे न्यूनतम दूरी कौन सा होगा, कोस्ट के सहारे आप जाते जाएं, तो उसमें पूछा है कोस्ट के सहारे ऊपर से नीचे कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, ऐसे ऐसे जो नदियाँ हैं पूर्वी तट पर, उनकी बात कर रहा है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, और इसमें हो जाएगा पेन्नुरू, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और सुवर्णरेखा, ये नदी आपको आते जाएंगे। और चेन्नई से कोलकाता आ रहे, नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग आ गए, ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है ई। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है, इसलिए इनमें से कोई सा भी इसका आंसर नहीं होगा। ये बीपीएससी में पूछा है 2017 ईस्वी में। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, धुआंधार जलप्रपात है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, 5 का आंसर हो जाएगा पद्मा के नाम से जाना जाता है, बी आंसर हो जाएगा। छठा है कि कौन सा जोड़ा सही है, ये आपको बताना है। इंद्रावती झारखंड, भीमा तमिलनाडु, लूनी राजस्थान, घाट प्रभा केरल, तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा, लूनी राजस्थान सही है। हाल ही में निम्नलिखित नदियों से किनको जोड़ने का कार्य किया गया है, 7 का आंसर क्या हो जाएगा, उस समय किया गया था 2016 का है, गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा गया था। गोदावरी और कृष्णा नदी का पोलावरम परियोजना आप लोगों ने सुना होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं, दिबांग, कामेंग, लोहित, तो 8 का आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, बीपीएससी में ये चीज़ पूछा गया है, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। अगला निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, ये पूछा गया आपसे। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से लोहित और सुबनसिरी ये अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। कथन और कारण दिया हुआ है, पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, पश्चिमी घाट की नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, तो बिल्कुल सही है। अगला है कि ये छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। कथन और कारण दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। ऊपर से बहुत तेज़ी से नदियाँ गिरती हैं इस समुद्र के तट पर, इसलिए यहाँ पर डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती हैं ये। ओके, दूध सागर, डुडुमा, गोकक और जोग, अब इनको मैच करना है, किससे कौन मैच हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन है, कितने नंबर का, 12 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, तो इसको मैच कर लेते हैं। दूध सागर मांडवी नदी पर, गोवा कर्नाटक के सीमा के पास। डुडुमा, तो इसका आंसर है मच्छकुंड नदी पर। गोकक कहाँ पर है, तो ये घाट प्रभा नदी पर है। और जोग, तो ये शरावती नदी पर है, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, शरावती नदी पर जोग जलप्रपात, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगले पर चलते हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों। पूछा है कि नर्मदा नदी जो होती है वो पश्चिम की ओर बहती है, बाकी अधिकांश जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों, है ना। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दिया हुआ है कि यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है, केवल और केवल यही रीजन होगा मात्र।
जिसके कारण से ये बहती है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा, इसको ज़रूर ध्यान रखना। ये बिंद और सतपुरा ये सब सही हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है कि बहती क्यों है ना, पूरा पश्चिम की तरफ। तो इसमें केवल और केवल एक आंसर होगा, समझ रहे हो ना। अगला है कि लोनार मध्य प्रदेश अवस्थिति कौन सा सुमेलित है। लोनार तो महाराष्ट्र में है, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी कोलेरू जो है ये आंध्र प्रदेश में है। झील अलग अलग लिए। अगला है कि तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाले ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी घाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में यू टर्न ले लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है ये पूछा है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो ऐसे तिब्बत में बह के आती है और अरुणाचल प्रदेश के पास से ऐसे यू टर्न लेती है। यहाँ पर पिन के नुमा घाटी पाई जाती है, जिसको हेयर पिन घाटी भी कहते हैं। वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है भारत में। तो ये पूछा है कि ऐसा क्यों करती है, यू टर्न क्यों ले लेती है। तो 15 का आंसर हो जाएगा भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। बहुत ही खराब हिंदी लिखा हुआ है, इसका यही आंसर होगा, वही इसका बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक कृत्रिम झील है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कोडाई कनाल तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि इसका सी गलत है। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में नहीं होता, कर्नाटक में होता है, ब्रह्मगिरी हिल से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है ये। कयाल क्या है, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा डी, केरल के एक लैगून को बोलते कयाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ब्लर है मैं पढ़ देता हूँ। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। केरल में एक भी क्या नदी ऐसी नहीं है जो पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। अगला है मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं, बिल्कुल है, नर्मदा तापी हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही कथन गलत है। 19 का आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, बंगाल की खाड़ी का भाग है। काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। कारण दिया है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसका मंद प्रवणता है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा डी, ए गलत है परंतु आर सही है। काली नदी तो उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है, समझ रहे हो ना। बैतूल, जगदलपुर, जबलपुर और उज्जैन, और यहाँ पर शहर लिखे हुए हैं, कौन सा शहर किसके किनारे में है। ओके, अब इसको मैच कर लेते हैं। बैतूल किसके किनारे में है, तो ये ताप्ती नदी किनारे में है। जगदलपुर किसके किनारे में है, तो ये इंद्रावती नदी के किनारे है। जबलपुर तो नर्मदा के किनारे है ये, और उज्जैन तो क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए, नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, दी गई नदियों का निम्नलिखित में सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें होगा श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज। श्योक, फिर जास्कर नदी, फिर स्पीति, फिर सतलज नदी आ जाएगी। ओके, 24 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित है। कपिल धारा प्रपात गोदावरी, जोग प्रपात शरावती, शिव समुद्रम कावेरी। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है। जोग प्रपात और शिव समुद्रम ये दोनों ही सही हैं। अगले चैप्टर पर चलते हैं। अगले चैप्टर में देखते हैं किससे संबंधित क्वेश्चन है, जलवायु संबंधित होंगे क्वेश्चंस। अब यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डायपोल के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है। तो पहले मैं इंडियन ओशन डायपोल बता देता हूँ। देखो ये भारत है ना, और ये पूरा क्या है, ये पूरा हिंद महासागर है ना, यहाँ तक यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है छोटा सा। अब मैं बताता हूँ इंडियन ओशन डायपोल होता क्या है। यहाँ पर पॉजिटिव बना दो, यहाँ पर नेगेटिव बना दो। इसका मतलब हो गया गर्म, इसका मतलब हो गया ठंडा। अब इसी को उलट भी दो, यहाँ पर माइनस बना दो, यहाँ पर प्लस बना दो। इसी को बोला है तो इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन में होता क्या है ना, समय के साथ कुछ कुछ सालों में ये स्थिति रिपीट होती रहती है कि पूर्वी हिंद महासागर कभी गर्म हो जाता है तो कभी पश्चिमी हिंद महासागर गर्म हो जाता है। जब पश्चिमी हिंद महासागर गर्म होता है तो ये भारत के लिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि भारत में अधिक वर्षा होती है, और जब पूर्वी हिंद महासागर गर्म होता है तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़ायदेमंद होता है, ये ऑस्ट्रेलिया को वहाँ पर वर्षा खूब होती है। तो इंडियन ओशन डाइपोल समझ गए, दो पोल बन जाते हैं, तापमान का अंतर हो जाता है इंडियन ओशन के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में, इसी को इंडियन ओशन डाइपोल कहा जाता है, IOD।
समझ में आ गई बात। अब कथन पढ़ते हैं। आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के बीच, तो प्रशांत आ गया तो पहला स्टेटमेंट को काट दो, ये आंसर काट दो, ये आंसर काट दो। ओके, तो 2 आंसर तो कटेगा। अब इन दोनों से ढूंढना हमें। आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो का असर के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अल नीनो और लाल नीना, ये तो सुना होगा आप लोगों ने ज्योग्राफी के टर्म में। पेरू के तट पर पेरू जो है दक्षिण अमेरिकी देश, उसके तट पर जो जलधाराएं चलती हैं उसका असर पड़ता है हमारे भारतीय मानसून पर, तो उसी को अल नीनो और लाल नीनो कहा जाता है। अल नीनो जब भी आता है, अल से अकाल भी याद रखना, अल नीनो भी याद रखना। तो जब भी अल नीनो आएगा यानी कि भारत में सूखा पड़ने की संभावना अधिक रहती है, जब लाल नीनो आएगा तो भारत में अधिक वर्षा की संभावना रहती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तमिलनाडु में मिलती है। ये भारत ऐसा है, तमिलनाडु में जब मानसून लौट रही होती है तो ऐसे घूम के ये तमिलनाडु के तट पर बारिश करवाती है। जब ठंड के मौसम में मानसून वापस जा रही होती तब, है ना, तो यहाँ पर बारिश करवाती है। इसलिए आप सुनोगे चेन्नई में ठंड के मौसम में बाढ़ आती है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों से सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो चेन्नई में सबसे सबसे कम वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए और आ दोनों ही कथन सही हैं और स्पष्टीकरण भी हैं। 4 का आंसर ए होगा। मानसून का निर्वतन इंगित होता है, किससे इंगित होता है कि मानसून वापस जा रहा है? साफ आकाश, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3 इन तीनों से। ओके, अगला है नीचे दिए गए वक्तव्यों को पढ़ लेते हैं। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम से को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। यानी कि ये गंगा का मैदान है, ये भारत का पूरा भाग है, तो इसमें अगर आप पश्चिम की तरफ चलोगे या इधर की तरफ जाओगे तो आपको बारिश कम नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बोला है, ऐसा तो होता ही है ना। उसके बाद से क्या बोला है? गंगा के मैदान में कोई जो ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची जाति मिलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों ही कथन सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। मानसून वगैरह तो अच्छे से पढ़ना ज्योग्राफी में, नहीं तो ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी। मानसून, जलवायु, यही तो 2 मुख्य रूप से पढ़ना होता है ज्योग्राफी में। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, तो क्या ये सही है? देखो चेन्नई विषुवत के ज़्यादा पास में है तो ये गर्म हो सकता है। क्यों गर्म है ये पूछा है आपसे, है ना। तो 7 को मैच कर लेते हैं। चलिए, उसके बाद से दिया कि हिमालय में हिमपात, पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है, सतलुज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। तो इसको मैच कर लेते हैं जल्दी से। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म रहता है अक्षांश की स्थिति के कारण। चेन्नई जो है वो विषुवत के ज़्यादा पास में है। अगला है हिमालय हिमपात किसके कारण होता है? तुंगता के कारण, हाइट के कारण, है ना। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र से दूरी के कारण। सतलुज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, किसके कारण? तो डी का आंसर हो जाएगा 3, पश्चिमी दाब जो आती, पश्चिमी जो विक्षोभ आती है उसके कारण। पश्चिमी विक्षोभ जो ठंड में बारिश करवाती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 5 हो जाएगा, बी का 2, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये किस में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है आपको 7 का आंसर सी हो जाएगा। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे कौन से हैं? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट ज़्यादा चक्रवात आते हैं, तो बिल्कुल सही बोला है ये। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के मेखला में पड़ता है, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। कथन तो दोनों ही सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं है ये। ओके, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक ताप अंतर पाया था? दैनिक ताप अंतर क्या होता है? सुबह से शाम के बीच में ताप का अंतर वहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा। दिन में 48 डिग्री तक तापमान मिल सकता है दोपहर को आपको, और शाम सूर्यास्त होने के बाद रेत बहुत जल्दी ठंडी भी होती है तो 20 डिग्री तापमान भी आपको मिल सकता है। 10 का आंसर डी हो जाएगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी तो अरबी भाषा में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो सबसे पहले केरल में आती है मानसून। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है? तो सामान्य तो यही है, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण उत्तर पूर्व, है ना। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर होगा इसमें डी। ऐसे ही तो आती है ना मानसून, तो यही तो है ना।
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जा रही है। निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो लेह है, ये इसको शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। 14 का सी हो जाएगा आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। सही बताना है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल ही सही हैं। मानसून की प्रवृत्ति क्या होती है? जहाँ सबसे देर में मानसून पहुँची है वहाँ से मानसून सबसे पहले जाएगी भी। जहाँ सबसे पहले आई वहाँ से मानसून सबसे देर में जाएगी वापस। समझ रहे हो ना? अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर हैं। एक ही अक्षांश पर है, यहाँ अमृतसर है, यहाँ शिमला है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता किसके कारण है? तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। शिमला ऊंचाई पर अवस्थित है जबकि अमृतसर मैदानी भाग है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। 17 का सी हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु है। उत्तर पूर्वी, देखो भारत ये है, तमिलनाडु कहाँ पर है? इसमें तमिलनाडु यहाँ पर है। तो ये मानसून देखो उत्तर पूर्वी की दिशा से आ रहे हैं तमिलनाडु में, ऐसे घूम घूम के। तो ये क्या है? तो ये उत्तर पूर्वी मानसून है। मैंगो शॉवर संबंधित है किससे? आम्र वर्षा जिसको कहा जाता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, आम की फसल से। चेरापूंजी अवस्थित है, तो ये कहाँ पर है? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, मेघालय राज्य में है। यहाँ पर कीप आकार की घाटी पाई जाती है जिसमें बादल एक बार आने के बाद फंस जाती है सारी, और उसके बाद यहाँ पर खूब भारी बारिश करवाती है। सबसे ज़्यादा दुनिया में बारिश यहीं पर होता है। ये भी खत्म हो गया। अब अगले वाले पर चलते हैं। अगले वाले में देखते हैं मृदा से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे, उसको करते हैं। बस इसमें एक चीज़ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आंसर्स में टिक लगे हुए हैं कुछ कुछ में, लेकिन आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है ना, अच्छे से करना। इसको भी याद करने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्वेश्चन चूँकि बहुत ही अच्छे थे इसलिए मैंने नहीं सोचा किसी एक छोटे एक्सक्यूज़ के कारण इसको छोड़ देना चाहिए। ओके, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन से समृद्ध होती हैं। काली मृदाएं लोहा और चूना से समृद्ध होती हैं परंतु नाइट्रोजन से हीन होती हैं। लेटराइट मृदाएं लौह एवं एल्यूमिनियम से समृद्ध होती हैं परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती हैं। अब इसका आंसर आप लोग बताइए, फिर मैं स्टेटमेंट पर चलूँगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2 और 3 सही हैं। भारत में अधिकांशतः मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, इसलिए अपने देश में यूरिया की खपत बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही कथन चुनना था। 2 और 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा मृत्तिका। मृत्तिका जो होती है उसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। और ये क्वेश्चन यूपी ARO में पूछा हुआ है, BPSC में भी पूछ सकता है। कीट भक्षी पौधा जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस चीज़ की कमी रहती है? तो मैंने कितनी बार बताया, नाइट्रोजन की कमी रहती है। तो उस पेड़ को चूँकि नाइट्रोजन चाहिए तो वो क्या करती है? कीटों को खा लेती है। पेड़ पौधे, उनका पत्ती देखोगे ना, पत्ती रहता है उनका कपनुमा बना हुआ, जैसे ही इसमें कोई कीट प्रवेश करेगा ये बंद हो जाता है, उसके बाद इसको पचा जाती हैं वो, है ना। तो नाइट्रोजन की कमी और कहाँ पाया जाता है ये? तो भारत के मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में ये पेड़ पौधे खूब पाए जाते हैं। कथन कारण है कि काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। बिल्कुल ही सही बात है ये तो। उसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? क्या ये सही है? प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं क्या? तो ये सही है परंतु आर गलत है। अभी तो हमने यहाँ पर देखा ना, पहला क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि परंतु नाइट्रोजन हीन होती है ये काली मृदा, नाइट्रोजन की कमी होती है इसमें। भारत की लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? लेटराइट मिट्टी के बारे में एक चीज़ याद रखना, ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना चाहिए, फैक्ट अपने आप याद रहेगा। अत्यधिक वर्षा, टेम्परेचर हाई और रेनफॉल हाई, जहाँ पर भी ये 2 चीज़ होंगे वहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और लेटराइट मिट्टी बड़ी उपयोगी होती है मसालों, कॉफ़ी, इन सब की खेती के लिए। तो केरल का जो पश्चिमी तट का भाग है और नॉर्थ ईस्ट के कुछ भाग है वहाँ पर लेटराइट मिट्टी खूब पाई जाती है। तो 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये साधारणतया लाल रंग की होती हैं, नाइट्रोजन पोटास से समृद्ध होती हैं। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। इस मिट्टी में टैपियोक और काजू की अच्छी उपज होती है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा 1 और 4 केवल सही है ना। नाइट्रोजन इसमें कमी होती है, पोटास की भी थोड़ी बहुत कमी होती है इसमें। अत्यधिक वर्षा जहाँ पर होगा वहाँ पर कैसे मिल जाएंगी ये सब चीज़ें? वहाँ तो बह जाएगी ना पोषक तत्व जो होते हैं। और उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिलने लग गया लेटराइट मिट्टी? अभी मैंने बताया अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा।
भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो कौन सा है? तो इसमें से जस्ता हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा। छठा का आंसर डी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, क्षारीय पूछा है आपसे, तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है ये। चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो अवनालिका प्रारूप का अपरदन हुआ है चंबल घाटी में, इसलिए वहाँ पर डकैत भी बड़े आसानी से रहते थे। ये ऐसे मिट्टी का टीला बना हुआ है, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर कोई पुलिस वाला है, उसको पता ही नहीं है यहाँ पर डकैत बैठा हुआ है, इसलिए छुपना बड़ा आसान होता था, इसलिए यहाँ पर क्राइम इतना ज़्यादा होते हैं। समझ रहे हो ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवनालिका अपरदन वहाँ पर हुआ है। अवनालिका अपरदन, पूरा का पूरा खंडहर दिखेगा आपको मिट्टी का। 9 है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। मृदा अपरदन की जो प्रक्रिया होती है ना, वो कहाँ कैसे होती है, शुरू से अंत तक आपको बताना है। सबसे पहले अस्फाल अपरदन होता है, फिर परत अपरदन, फिर रील अपरदन, फिर अवनालिका अपरदन सबसे अंत में होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये सब डिटेल में पढ़ने की ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, पढ़ना चाहिए आप लोगों को टेक्स्ट बुक से। विभिन्न प्रकार के मिट्टियों के जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? घटता हुआ क्रम बताने, यानी सबसे ज़्यादा जिसकी जल धारण क्षमता है वो सबसे पहले, उसके बाद उससे कम, सबसे कम। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा मृतिका की होती है, फिर गाद की या बालू की, तो सबसे कम होती है जल धारण क्षमता। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत कम है। कारण कथन दिया है, कारण दिया अधिकांशतः आंध्र प्रदेश की मृदा मखराल यानी कि लेटराइट प्रकार की है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या लेटराइट प्रकार की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, किंतु आर गलत। मैंने क्या बोला? कॉन्सेप्ट याद रखना। क्या आंध्र प्रदेश में खूब वर्षा होती है और खूब तापमान वहाँ पर रहता है क्या? नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो बलुई दोमट मिट्टी जो होती है इसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। काली मिट्टी की जल धारण क्षमता काफ़ी अच्छी होती है और सूखने पर दरार पड़ जाती है काली मिट्टी में, जिसके कारण स्वतः जुताई वाली लगती है वो। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? हरी खाद वाली फसलों में तो सनई है फसल जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। हिमालय के मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित हैं। तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं डी में क्या लिखा हुआ है। इसमें होगा कि ए गलत है परंतु आर सही है। हिमालय में ह्यूमस की मात्रा कैसे ज़्यादा हो जाएगी? जहाँ पर भी ह्यूमस की मात्रा होगी वहाँ पर खूब सारे सघन वन होते हैं, वहाँ पर ह्यूमस होती है। उसमें भी क्या होना चाहिए? वो जो पत्ते होते हैं वो गिरना चाहिए और ज़मीन पर रहना चाहिए। समझ रहे हो ना? वहीं पर ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है। ह्यूमस का मतलब हुआ सामान्य अर्थों में सड़े गले पत्ते, सड़े गले पेड़ पौधे, सड़े गले जानवर। मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। सस्य वर्तन, फसलों का हेराफेर। एक बार धान लगाया, अगली बार कोई दाल लगा ली, अगली बार गन्ना लगा लिया, अगली बार कुछ और लगा लिया, इसका बोलते हैं। क्या ये तकनीक है मृदा संरक्षण का? बिल्कुल है ना? अगला दिया हुआ है कि बालू की बार लगा के कर सकते हो। बालू की बार लगा के मृदा संरक्षण करोगे। वेदिका निर्माण, बिल्कुल है। वायु रोध, तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। मृदा संरक्षण की बात कर रहा है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्न में से किससे या किन से संबंधित है? वेदिका कृषि से, वन उन्मूलन से, उष्णकटिबंधीय जलवायु से। मृदा अपक्षय की समस्या, मृदा का क्षय हो जाता है वहाँ पर। वेदिका कृषि में क्या ये होता है? वन के हटाने से क्या ये होता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु में क्या ये चीज़ होता है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 में। वन को हटाने से ना मृदा का अपक्षय सबसे ज़्यादा होता है। वेदिका कृषि तो किया ही इसलिए जाता है कि मृदा का क्षरण ना हो। सीढ़ीदार खेती जिसको बोलते हैं, पहाड़ों में जो चीज़ किया जाता है। और उष्णकटिबंधीय का कोई लेना देना नहीं मृदा के क्षरण से। भू संरक्षण के परिरेख बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रबल पवन क्रिया का अधीन मरुरू उपांत, नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाले निम्न समतल मैदान। परिरेख बंधन का मतलब समझ रहे हो क्या होता है ना? कि भूमि को बांध के खेती करनी पड़ती है ना? तो ये मुख्य रूप से पहाड़ों में होती है। अगला है मृदा का लवणी भवन। यहाँ पर हिंदी बड़ा ही कठिन लिखते हैं, ये यूपीएससी का क्वेश्चन होगा गारंटेड। मृदा का लवणीय भवन, मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक खनिजों से उत्पन्न होता है। संचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो है ना, तो ये क्या होता है ना, जब इससे सामान्य अर्थों में बताता हूँ, जब किसी ज़मीन का लवणीकरण हो जाता है यानी कि उस पर नमक की परत जम जाएगी, तो क्या होगा? ये नमक की परत जो है ये इस मृदा को अपारगम्य बना देगा, यानी कि इस मृदा में अब जल धारण की क्षमता कम हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा। 18 का आंसर बी हो जाएगा। यह कुछ मृदाओं को अपरागम्य बना देती है। जैसे नहर की से जो सिंचाई होती है ना, उससे सबसे ज़्यादा मृदा पर प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। मृदा में नमक की मात्रा बढ़ जाती है। मृदा के नमक की मात्रा जैसे ही बढ़ेगी तो वो नीचे पानी को जाने से रोकेगा, मिट्टी की जलधारण क्षमता खत्म कर देगा। बी आंसर हो जाएगा। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं पर लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी की इस रंग का प्रमुख कारण क्यों है? तो उसमें फेरिक ऑक्साइड होता है कि विद्यमानता, मुख्य रूप से आयरन होता है, इसीलिए होता है। 19 का आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगले चैप्टर पर चलते हैं हम लोग। इसमें प्राकृतिक वनस्पति से जुड़े हुए क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसलिए जरूर करना इसको। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही नहीं है? ओके, पहला है कि साल आर्द्र पतझड़ वन में पाया जाता है। कैजुरीना अधिकांशतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के साथ साथ पाया जाता है। देवदार शंकुधारी जाति का एक पेड़ है। 16 वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी रीच में पाए जाते हैं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर पहले का दिया हुआ है डी, 16 वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी रीच में पाए जाते हैं, ये गलत दिया हुआ है। 16 वन कहाँ पर पाए जाएंगे? ये तो उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन है। ये कहाँ पर पाए जाएंगे? ये आपको केरल, कर्नाटक, मुख्य रूप से पश्चिमी तट के ऊपरी भागों में 16 वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट वही है। निम्नलिखित में कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ये गोवा में है, कच्छ वनस्पति क्षेत्र है वहाँ पर संरक्षित एक। दूसरे का आंसर सी दिया हुआ है उसमें। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर है? तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ये है नई दिल्ली में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? टुंड्रा में। टुंड्रा तो हो गया बिल्कुल ऊपर, यानी कि रूस का ऊपर वाला भाग या बिल्कुल हिमालय के ऊपरी वाला भाग। शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, है ना। तो ये विषुवत पर वन होते हैं, सालों भर खूब बारिश होती है और यहीं पर सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चौथे का आंसर सी हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? अगर क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश में है, और अगर परसेंटेज की बात करें तो ये मिजोरम में है, और नए वाले पुराने वाले सब में यही है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? मतलब किसको वन में शामिल नहीं किया जाता है? तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान को। वन का संवर्ग नहीं है तो राष्ट्रीय उद्यान को नहीं किया, तो 1952 नीति के अनुसार। निम्नलिखित कौन सा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है? तो अगस्तमलाई, नोकरेक, ग्रेट हिमालय, ग्रेट निकोबार। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट हिमालय जो है ये भारत के साथ साथ बहुत सारे क्षेत्रों में पाया जाता है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये ग्रेट हिमालय बहुत सारे देशों में आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, वार्षिक तापांतर 25 से 27 डिग्री से, देखो 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा यहाँ पर वर्षा होती है। ताप का अंतर भी 25 से 27 डिग्री है। औसत आर्द्रता 75% से अधिक है, आर्द्रता हद से ज़्यादा है। वृक्ष जिनके पत्ते नहीं झड़ते, तो ये सदाबहार वृक्ष हो गए। एक ही चीज़ से पहचान लेना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय नम सदापर्णी वन। सदापर्णी सदाबहार को भी बोलते हैं, नम का मतलब तो नम ही होता है। NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहाँ पर उच्चतम होती है? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो 9 का आंसर पर चलते हैं। पहले स्टेटमेंट में दिखा देता हूँ। उष्णकटिबंधीय वन में, दलदल अनूप में, रीफ में, वनस्थली झाड़ी वालों में। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वनों में सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है इनमें से। अगला है भारत में निम्नलिखित किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक प्रदेश में आर्द्र पर्णपाती वन ही पाए जाते। पर्णपाती मतलब, पर्ण मतलब पत्ता, पाती मतलब गिराना, पत्ते गिराने वाले वन। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है। पश्चिमी हिमालय में बात कर रहा है, 3000 मीटर तक ही वनस्पति मिलती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर तक की उपलब्ध होती है ना। पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर तक आपको वनस्पति मिल जाएगी ऊंचाई में। तो पूछा ऐसा क्यों? सीधा सीधा पूछा है आपसे। तो 11 का आंसर क्या होगा? ऐसा इसलिए कि पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय का अपेक्षा अधिक निकट होना है। जो नॉर्थ ईस्ट का भाग है वो समुद्र से भी नज़दीक है और विषुवत से भी नज़दीक है। जो आपको पश्चिम हिमालय है, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये तो विषुवत से भी बहुत दूर है और वर्षा भी यहाँ पर कम होती है। इसीलिए उष्णकटिबंधीय वन, शंकुधारी वृक्ष,
कच्छ वनस्पति पतझर वन, अब इसको मैच करना है आपको, है ना। तो इसका आंसर कच्छ वनस्पति कहाँ पर मिलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन सबसे पहले कहाँ पर मिलेंगे, तो ये आपको मिल जाएंगे साइलेंट वैली में, है ना। ए का 4 हो जाएगा। शंकुधारी वृक्ष कहाँ पर मिलेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति कहाँ पर मिलेंगे, तो सुंदरवन में। कच्छ का मतलब होता है ऐसी वनस्पति जो नमक को, मतलब नमक के साथ भी जीवित रह सके, समुद्र के किनारे वाली वनस्पति की बात कर रहा है ना। तो इसका आंसर सुंदरवन हो जाएगा। उसका से पतझर कहाँ पर मिलेंगे, तो ये राजस्थान के भागों में मिल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा। 13, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ पर निम्नलिखित किन पादप या किन पादपों के प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखेंगे। हिमालय में कौन कौन सी चीज़ आपको नेचुरली वहाँ पर दिखेगा, तो 13 का आंसर हो जाएगा 1 और 2, शीशम और बुरांस, ये बुरांस भी होता है। चंदन आपको पता है कहाँ पर मिलेंगे, ये आंध्र प्रदेश के इलाकों में चंदन आपको खूब मिलेगा, जहाँ पर वर्षा तुलनात्मक रूप से कम होती है, समझ रहे हो ना। पुष्पा मूवी देखा होगा, पता चला होगा। 14 नंबर है कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत वन आच्छादित है, ये हमें याद नहीं रखना है। नए वाले डेटा के हिसाब से 24% के आसपास में। ओके, अब यहाँ से आपके खनिज संसाधन संबंधित क्वेश्चन है और 18 क्वेश्चन है इसमें, उसको जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, पहला है निम्नलिखित से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दिया हुआ है पहले का मशीनीकृत खान का बेलाडीला खान, इसका आंसर डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में है ये। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र कौन सा है, खनिज रॉक तंत्र, दूसरे का आंसर हो जाएगा धारावाड़ तंत्र है। अगला है भारत में राज्य सरकार को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदानें नहीं हैं। राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें नहीं हैं, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा डी, केवल और केवल 3 सही हैं। राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें नहीं हैं, ये केवल यही सही है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चौथे का आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा अबरख का उत्पादक है। पांचवा निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है, 5 का आंसर हो जाएगा ए, हेमेटाइट लोहे का खनन होता है। छठा को मैच करना है आप लोगों को। ओके, तो मैच कर लेते हैं। माकुम कहाँ पर है, माकुम कोयला के खान के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली राजहरा, तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोरपुट, तो ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। चित्रदुर्ग, तो ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर बी हो जाएगा, छठा का बी आंसर हो जाएगा। यूरेनियम के सामने कुरारिया लिखा हुआ है। तांबरा के सामने राजमहल। गुलाबी संगमरमर बाबरमल। जिप्सम पलान, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सही युग्म को, गलत युग्म को पहचानना है आप लोगों को। 7 का आंसर हो जाएगा डी, जिप्सम पलान, ये गलत दिया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर फिर से मैच करना है आप लोगों को, चलो मैच कर लेते हैं। तो जिंक कहाँ पर मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जवार में मिलेगा। तो अभी जो जवार में ऊपर लिखा हो तो वो गलत था। स्वर्ण कहाँ पर मिलता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको हट्टी में मिल जाएगा। ओके, और फिर क्रोमाइट कहाँ पर मिलेगा आपको, तो ये सुकिंदा में मिल जाएगा। पायराइट कहाँ पर मिलेगा, तो आम झोर में आपको मिल जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। बॉक्साइट अयस्क है किस चीज़ का, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क। 1 मिनट रुक जाओ, इसको सही करता हूँ मैं, बी आंसर हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पर पाया जाता है, 10वें का आंसर हो जाएगा ये मकरान तट पर पाया जाता है, मकरान के आसपास। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। अबरख प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। धारावाड़ खनिज तेल के प्रसिद्ध है, तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, केवल और केवल 2 सही हैं इसमें से। अबरख प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, बाकी दोनों ही गलत हैं। निम्न से कौन सा धातु खनिज नहीं है, ये पूछा है आपसे, तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, जिप्सम। कौन धातु खनिज नहीं है, तो जिप्सम। बालाघाट हीरे के खानों के लिए जाना जाता है। मझगांव मैग्नीज भंडार के लिए जाना जाता है, तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही कथन गलत है। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 सारे ही सही हैं। बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह अयस्क, टीन सारे ही मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। अगला है फिर से मैच करना है। गुरुमहिसानी, तलचर, जादूगोरा और जावर। तो जादूगोरा में यूरेनियम का खान है। सी को 2 से मैच कर लो, 1 में ही मैच है। 15 का आंसर ए हो जाना चाहिए। ए का 3 होगा। गुरुमहिसाना में लौह अयस्क है। तलचर में क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तलचर में है कोयला खान और जावर में फिर क्या हो जाएगा, सीसा। तो मैच हो गया, इसका आंसर ए हो जाएगा।
सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु पाई जाती है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा बी 2 3 4, ये और ये पाई जाती है। ग्रेफाइट को मैच किया हुआ है रंपा से, सीसा जावर से, लवन डिडवाना से मिल जाएगा, चांदी बेल्लारी से मिल जाएगा आपको। इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, 17 का आंसर ए हो जाएगा। 18 निम्न से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो 18 का आंसर हो जाएगा कमपटी, ये तांबा गलत है, बाकी आमगुरिम पेट्रोलियम। उसके बाद से दूसरा क्या है? लाजगढ़ में बॉक्साइट और बेलारी में लौह अयस्क मिलती है। ओके, तो यहाँ तक ख़त्म हो गया। थोड़ा सा लास्ट वाला मैंने जल्दी में किया, थोड़ा अर्जेंट कुछ काम था इसलिए। जैसा भी आपको वीडियो लगा हो ज़रूर बताना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।